आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया की लेंडिंग और बोरोइंग सिनेरियो को। फिर मैं बात करूंगा जोमैटो के शेयर प्राइस के फॉल के बारे में। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है वेडनेसडे 22 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी। दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज किया। ये रिपोर्ट बेसिकली हमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में एक ओवरऑल पिक्चर देता है। ये रिपोर्ट बैंक्स, कैपिटल मार्केट्स और इंश्योरेंस सेक्टर को कवर करता है। कुछ हफ्तों पहले हमने एक स्टोरी में इस रिपोर्ट के बारे में ब्रॉडली बात की थी। अगर आप वापस देखना चाहें तो उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस बार हम एक ऐसे स्पेसिफिक एंगल लेंगे जो हमने उस टाइम कवर नहीं किया था और जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। वो है लेंडिंग और बोरोइंग का सिनेरियो। हाउस होल्ड डेट का बढ़ना एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आरबीआई की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है। मतलब लोग अब पहले से ज्यादा लोन्स ले रहे हैं। लेकिन जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि अलग अलग टाइप्स के बोरोअर्स ये लोन्स अलग अलग रीजंस के लिए ले रहे हैं। इस सिचुएशन को समझने के लिए सोचिए दो अलग अलग बोरोअर ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप के लोगों के क्रेडिट स्कोर स्ट्रांग है। ये लोन्स लेते हैं घर खरीदने, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने या एसेट्स क्रिएट करने के लिए जो टाइम के साथ वैल्यू बढ़ा सके। दूसरे ग्रुप की बात करें तो इनके क्रेडिट स्कोर रिलेटिवली वीक होते हैं। ये पर्सनल लोन्स लेते हैं मोस्टली शॉर्ट टर्म नीड्स और कंजम्पशन के लिए। अब एसेट क्रिएटिंग लोन्स और कंजम्पशन फोकस्ड लोन्स के बीच ये डिवाइड लोगों का अटेंशन खींच रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है। पोर्टफोलियो एट रिस्क यानी पीएआर एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। लेंडर्स इसका यूज करते हैं ये मेजर करने के लिए कि कितने लोन्स टाइम पर रीपे नहीं किए गए। फॉर एग्जाम्पल, पीएआर 30 to 90 का मतलब है लोन्स जो 30 से 90 डेज से ओवरड्यू है। पीएआर 90 to 180 का मतलब लोन्स जो 90 से 180 डेज तक रीपे नहीं हुए। अगर ओवरड्यू लोन्स बढ़ते हैं इसका मतलब है ज्यादा बोरोअर्स अपने लोन्स रीपे करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है। सितंबर 2024 के डेटा के हिसाब से इंडिया में टोटल आउटस्टैंडिंग पर्सनल लोन्स 13.7 लाख करोड़ रुपीस है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का शेयर 38% है, प्राइवेट बैंक्स का 33% और एनबीएफसीज का 24% है। लेकिन अब नए लोन्स ओरिजिनेट करने में एनबीएफसीज का शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल के 33.2% से बढ़कर ये करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में 38.7% हो गया है। सीआरआईएफ ने स्मॉल टिकट लोन्स का एनालिसिस किया। ये 10,000 रुपीज से 50,000 रुपीज के बीच के लोन्स होते हैं। इनके एनालिसिस के हिसाब से दिसंबर 2023 में जो लोग ये लोन्स ले रहे थे उनमें से 29.3% लोगों के क्रेडिट स्कोर्स 6 महीने के अंदर गिर गए। इन बोरोअर्स ने 62.7% ज्यादा नए लोन्स लिए और उनका टोटल बोरोइंग अमाउंट 37.6% से बढ़ गया। मतलब क्रेडिट स्कोर गिरने के बावजूद भी लोग और ज्यादा लोन्स ले रहे हैं, जो एक बढ़ते रिस्क का साइन है। स्मॉलर सिटीज का भी एक इंटरेस्टिंग रोल है। सीआरआईएफ के हिसाब से 51 to 100 रैंक वाली सिटीज में पीएआर 31 to 180 ओवरड्यू लोन्स एक साल में 6.8% से 8% तक बढ़ गए। टॉप 8 सिटीज में भी ओवरड्यू लोन्स का स्ट्रेस है, लेकिन 51 to 100 रैंक वाले रेंज में प्रॉब्लम ज्यादा है। फिर भी एनबीएफसीज इन छोटे मार्केट्स में अपनी एक्टिविटीज एग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं, भले ही डिफॉल्ट का रिस्क यहां ज्यादा लगता हो। अब स्मॉलेस्ट टिकट लोन्स यानी 10,000 रुपीज से कम के लोन्स की बात करते हैं। 94% मार्केट शेयर के साथ एनबीएफसीज का यहां पूरा डोमिनेंस है। FY25 के सिर्फ 6 महीने में 4 करोड़ 63 लाख नए लोन्स इस कैटेगरी में दे दिए जा चुके हैं। लेकिन इस सेगमेंट में स्ट्रेस भी बहुत है। पीएआर 360 प्लस लोन्स यानी 360 डेज से ज्यादा के लिए अनपेड लोन्स 24.5% से बढ़कर 39.7% हो गए। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स की बात करें तो ये सेगमेंट पिछले साल 43.5% ग्रो करके 7.8 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। लेकिन स्मॉलर सिटीज में डेलिंक्वेंसीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये सब तब हो रहा है जब ब्रॉडर इंडियन इकोनॉमी रिलेटिवली ठीक चल रहा है।
लेकिन कुछ रिटेल लेंडिंग सेगमेंट्स में स्ट्रेस के साइंस दिख रहे हैं। इससे एक सवाल ये उठता है कि कहीं लोग अपनी इनकम के हिसाब से ज्यादा डेट तो नहीं ले रहे, या लेंडर्स फास्ट ग्रोथ के चक्कर में एक्सेसिव रिस्क तो नहीं ले रहे। अब एज इन्वेस्टर्स आपको क्या देखना चाहिए? रेगुलेटर्स स्ट्रिक्टर रूल्स ला सकते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स पर। आरबीआई ऐसा ऑलरेडी कर चुका है, रिस्क वेट बढ़ा के और रिटेल लेंडिंग पार्टनरशिप्स को रेगुलेट करके। एनबीएफसीज अपने स्ट्रैटेजीज रिवाइज कर सकते हैं, स्पेशली छोटे शहरों में ज्यादा कॉशियस होने के लिए। देखने की बात यह है कि क्या ये रिस्की ट्रेंड स्पेसिफिक पॉकेट्स तक सीमित रहेंगे या वाइडर मार्केट में फैलेंगे। लेंडिंग प्रैक्टिसेस की सेफ्टी और रिस्क को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बोरोवर्स ज्यादा लोन्स ले रहे हैं और कुछ लेंडर्स फास्ट ग्रोथ के चक्कर में रिस्क को इग्नोर कर रहे हैं। यही रीजंस है कि इस ट्रेंड पर नजर रखना हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आप बोरोवर हो, इन्वेस्टर या एनालिस्ट। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। जोमैटो ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। आपने इसके बारे में काफी न्यूज और नॉइज सुनी होगी, इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए इसका एक डिटेल एनालिसिस कर देते हैं। जोमैटो का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 5,746 करोड़ रुपीस पे रिपोर्ट हुआ, जो ईयर ऑन ईयर 58% का जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% का सॉलिड ग्रोथ दिखाता है। ये ग्रोथ कोर फूड डिलीवरी बिजनेस और ब्लिंकिट दोनों से आया है। लेकिन मार्केट को एक बात पसंद नहीं आई। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के 176 करोड़ रुपीस और एक साल पहले के 138 करोड़ रुपीस से गिरकर 59 करोड़ रुपीस पे आ गया। पर भला ये प्रॉफिट्स क्यों गिरे? इसका शॉर्ट आंसर ये है कि ब्लिंकिट की रैपिड एक्सपेंशन की वजह से मार्जिन्स कम हो गए। ब्लिंकिट ने एग्रेसिवली एक्सपैंड करते हुए 368 नए डार्क स्टोर्स ऐड किए और अब ब्लिंकिट के टोटल स्टोर्स 1007 हो गए हैं। डार्क स्टोर्स माइक्रो वेयर हाउसेज होते हैं जो अलग अलग लोकेशंस में बनाए जाते हैं ताकि उन एरियाज में सुपर फास्ट डिलीवरीज हो सके। ये ग्रोसरीज, स्नैक्स और बेवरेजेस जैसे हाई डिमांड आइटम्स को स्टॉक करते हैं और ऑर्डर्स मिनट्स में डिलीवर करते हैं। लेकिन डार्क स्टोर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये महंगे होते हैं, स्पेशली इनिशियल मंथ्स में जब ऑर्डर वॉल्यूम कम होते हैं। सीएफओ अक्षत गोयल ने खुलकर कहा, द परसेंटेज ऑफ स्टोर्स दैट आर नॉट मैच्योर इज इंक्रीजिंग एंड एज अ रिजल्ट यूटिलाइजेशन इज फॉलोइंग। दिस इज व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी हैज टेकन अ हिट। मतलब नए स्टोर्स के रेंट्स, सैलरीज और ऑपरेशंस का अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा है और इनके रिटर्न्स बढ़ने में टाइम लेते हैं। लेकिन डार्क स्टोर्स ही अकेला प्रॉब्लम नहीं है। जोमैटो ने अपना वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया है। वेयरहाउसेस सेंट्रल हब्स जैसे काम करते हैं जहां बल्क इन्वेंट्री स्टोर की जाती है। यही इन्वेंट्री फिर डार्क स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अक्षत गोयल ने बोला, new warehouses take longer to ramp up than new stores and hence are even more margin dilutive in the short term. इसका मतलब वेयरहाउसेस डार्क स्टोर से भी ज्यादा कॉस्टली होते हैं और शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे और ज्यादा प्रेशर डालते हैं। ब्लिंकिट के 1007 डार्क स्टोर्स अब जेप्टो के 700 से 750 और स्विगी इंस्टामार्ट के 600 स्टोर से आगे हैं। लेकिन दोनों राइवल्स एग्रेसिवली स्केल कर रहे हैं। जेप्टो का टारगेट है मार्च 2025 तक 1200 स्टोर्स और स्विगी इंस्टामार्ट का 1000 स्टोर्स। ब्लिंकिट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू या एओवी 707 रुपीस तक पहुंच गया है, जो स्विगी इंस्टामार्ट के 499 रुपीस और जेप्टो के 550 रुपीस से काफी ज्यादा है। रिटेंशन भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ब्लिंकिट का दिसंबर 2022 कोहॉर्ट 40% कस्टमर रिटेंशन पे स्टेबलाइज हो गया है और ग्रोस ऑर्डर वैल्यू या जीओवी रिटेंशन 100% क्रॉस कर गया है। मतलब जो कस्टमर स्टिक कर रहे हैं वो ज्यादा पैसे भी स्पेंड कर रहे हैं, जो बिजनेस के लिए अच्छा है। लेकिन ये क्लियर है कि प्रॉफिटेबिलिटी अभी काफी दूर है। सीईओ धिंसा ने भी ये माना, our network will likely carry a heavier load of underutilized stores, impacting profits in the next 1 to 2 quarters. अब जोमैटो के कोर फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करते हैं। ये इनका ब्रेड और बटर है, लिटरली। फूड डिलीवरी का जीओवी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% बढ़कर 9,913 रुपीस करोड़ हो गया। एडजस्टेड रेवेन्यू 3% सीक्वेंशियली और 17% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 2,413 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। एडजस्टेड एबिटा 423 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया।
जो फूड डिलीवरी मार्जिन्स को पिछले क्वार्टर के 3.5% से बढ़ाकर 4.3% तक ले गया। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है कि मार्जिन्स और इंप्रूव करेंगे। फूड डिलीवरी बिजनेस के सीईओ राकेश रंजन ने कहा, वी एक्सपेक्ट एबिटा मार्जिन्स फॉर फूड डिलीवरी टू रीच 5% इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। लेकिन ग्रोथ स्लो हो रही है और जोमैटो इसका ब्लेम मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को देता है। रंजन ने एक्सप्लेन किया, करंटली वी आर गोइंग थ्रू अ ब्रॉड बेस्ड स्लोडाउन इन डिमांड व्हिच स्टार्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। जोमैटो 15-मिनट फूड डिलीवरी के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें रेस्टोरेंट्स के साथ काम करके प्रेप टाइम कम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये मॉडल अभी काफी नया है। दीपिंदर गोयल ने एक्सप्लेन किया, 10-minute deliveries are only feasible with dense kitchen networks and shorter preparation times. Doing this consistently and profitably is not an easy problem to solve. Compare करें स्विगी से तो उसका 10-minute delivery initiative बोल्ट अभी 5% फूड ऑर्डर्स का हिस्सा है। जोमैटो अब एक ट्रांजिशनल फेज में है। क्विक कॉमर्स पे क्लियर फोकस है, लेकिन ये एक कॉस्टली बेट है और प्रॉफिटेबिलिटी का रोड अभी काफी लंबा लगता है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगले कुछ क्वार्टर्स में ब्लिंकिट और डिस्ट्रिक्ट ऐप जैसे प्रोजेक्ट्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, 20 महीने के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को खत्म करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या एनसीएलटी ने गो फर्स्ट एयरलाइन के लिक्विडेशन का ऑर्डर दे दिया है। एयरलाइन पर लेंडर्स का 6,200 करोड़ रुपीस का उधार है, जिसमें मेजर क्रेडिटर्स है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1,934 करोड़ रुपीस के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा 1,744 करोड़ रुपीस के साथ और आईडीबीआई बैंक 75 करोड़ रुपीस के साथ। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स या सीओसी लिक्विडेशन अप्रूव कर चुके हैं। उन्होंने एस्टिमेट किया है कि कॉस्ट 21.6 करोड़ रुपीस तक जा सकता है, जो मेंबर्स फंड करेंगे। एयरलाइन ने मई 2, 2023 को इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया था अनवायबल रेजोल्यूशन प्लान्स के कारण। गो फर्स्ट अब पीडब्ल्यू के फॉल्टी इंजन्स के लिए $1 बिलियन का क्लेम कर रहा है और बर्फोर्ड कैपिटल से आर्बिट्रेशन फंडिंग में $20 मिलियन सिक्योर भी कर चुका है। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने 2024-25 सीजन के लिए 10 लाख टन्स के शुगर एक्सपोर्ट को अप्रूव कर दिया है। ये पॉलिसी में एक शिफ्ट है, क्योंकि 2023-24 में डोमेस्टिक सप्लाई कंसर्न्स के कारण एक्सपोर्ट पूरी तरह बैन था। महाराष्ट्र मिल्स सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे 3,74,996 टन्स के साथ। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, जो 2,74,184 टन एक्सपोर्ट करेगा और कर्नाटका 1,74,980 टन एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन अनाउंसमेंट के तुरंत बाद शुगर प्राइसेस गिर के 3 साल के लो पर आ गए, जो ट्रेडर्स के लिए सरप्राइज था, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोजेक्टेड कंजम्पशन से कम होने वाला है। ऐसा 8 सालों में पहली बार होगा। फाइनली गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम के तीसरे राउंड में एसी और एलईडी कंपोनेंट्स के लिए 3,516 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स प्रोविजनली अप्रूव किए हैं, जो 24 कंपनीज से आएंगे। इसमें 2,299 करोड़ रुपीस 18 नए कंपनीज से और 1,217 करोड़ रुपीस एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज के अपग्रेडेड इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट से है। FY 21-22 में स्कीम्स के लॉन्च के बाद से 84 कंपनीज ने टोटल 10,478 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है, जिससे 1.72 लाख करोड़ रुपीस का प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन है। स्कीम के इंसेंटिव 6 to 4% के रेंज में है, जो अगले 5 सालों तक मिलेंगे और इसका एम डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को 15 to 20% से बढ़ाकर 75 to 80% तक ले जाना है FY 2028-29 तक। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड।